अरे समीरा, कहाँ रह गई हो? साग और बाकी सामान जल्दी से ले आओ ना। जानती हो लोग ढाबे पे आने वाले होंगे नाश्ता करने, जल्दी करो। अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हैं इतना? साग और बाकी सामान तो कब का तैयार है। आप पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मुझे लगा कि अभी तक तैयार नहीं हुए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए अंदर लेट गई। चलो अब चलते हैं ढाबे पे। और फिर उसके बाद समीरा और असलम साग और बाकी ज़रूरी सामान लेकर अपने ढाबे की तरफ चल पड़े, जहां वो मामूल के मुताबिक गरम गरम साग और मकई की रोटियां अपने कस्टमर्स को बेचते थे। लोग दूर दूर से उनके साग और मकई की रोटियां खाने आते थे, क्योंकि गांव में और किसी का भी ढाबा ऐसा नहीं था जो इतना मज़े का साग बनाता हो, क्योंकि असलम के हाथ में बहुत जायका था। समीरा, हमारे ग्राहक तो आना शुरू हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा करो, तुम मुझे साग और रोटियां प्लेटों में निकाल दो ताकि मैं उन सबको पेश कर सकूं। और फिर देखते ही देखते लोगों का रश बढ़ने लगा। लोग गरम गरम साग और मकई की रोटी खाने आए थे। असलम के ढाबे पर इसी तरह रोजाना रश होता था, लेकिन ये बात उनकी पड़ोसन नगीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसकी नज़रें असलम के ढाबे पर रहती, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा जेलस होती थी और चाहती थी कि उनका ढाबा किसी तरह बंद हो जाए। इसीलिए वो कोई ना कोई तरकीब सोचती रहती थी। और एक दिन उसने चुपके से असलम के साग में जहर मिला दिया और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। उस दिन भी रोज़ाना की तरह लोग ढाबे पर आए, गरम गरम साग और मकई की रोटी खाई और चले गए। लेकिन जितने भी लोग उस दिन साग और मकई की रोटी खाकर घर वापस गए, वो जिंदा ना लौट सके। उन सब की मौत हो गई। इस तरह बहुत से लोग मर गए। और ये बात जब गांव वालों को पता चली, तो वो सब लोग इकट्ठे होकर असलम और समीरा के ढाबे पर आ गए। उन्होंने असलम और समीरा को बहुत बुरा भला कहा और उनके ढाबे से सारा सामान उठाकर फेंक दिया और उन्हें गांव से निकलने का कह दिया। अब असलम और समीरा के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो हकीकत भी नहीं जानते थे, इसलिए चुपचाप गांव छोड़कर शहर आ गए। शहर आते ही उनका सबसे पहला मसला रिहाइश का था, इसलिए उन्होंने फौरन एक छोटा सा घर किराए पर देख लिया, जिसमें एक अदद कमरा था और एक छोटा सा किचन था जिसमें ज़रूरत का सामान मौजूद था। समीरा, जो अपने साथ हम लोग चावल लाए थे, आज तुम वही पका लो। और मुझे जरा काम है, मैं जाकर अपने लिए कोई नौकरी तलाश करता हूँ, क्योंकि ऐसे तो गुजारा नहीं होगा। इसलिए मुझे जरा देर हो जाएगी। तुम चावल बनाकर खा लेना, मैं भी आकर खा लूंगा। उसके बाद असलम नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ा। क्योंकि असलम को खाना अच्छे से बनाना आता था, इसलिए उसने सोचा कि उसे किसी रेस्टोरेंट में शेफ़ की नौकरी मिल जाएगी। और यही सोचकर वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में भी गया ताकि वो जॉब के लिए बात कर सके। लेकिन उस रेस्टोरेंट के मैनेजर ने कहा कि वो ऐसे ही किसी ऐरे गैरे को शेफ़ नहीं रख लेते, इसलिए उनके पास सिर्फ एक बर्तन धोने वाले की ज़रूरत है। अगर असलम वो नौकरी करना चाहता है तो कर ले। अब बेचारे असलम के पास और कोई तो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसे तो फिर किसी ने भी नहीं रखना था। इसलिए उसने सोचा कि अभी वो कुछ वक्त इसी नौकरी से गुजारा कर ले। अब उसे जो तनख्वाह मिलती थी, हर महीने वो उसमें से किराया देता और जो थोड़ा बहुत बचता वो और समीरा रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेते। इसी तरह कुछ वक्त गुजर गया। सफीर, बॉस बता रहे थे कि रॉयल रेस्टोरेंट के ऑनर आ रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट के तौर पर, और इस दफ़ा वो टेस्ट चेकिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ देसी खाने खा रहे हैं। हमारे ऑनर का हुक्म है कि हम लोग अपने सारे शेफ से देसी खाने बनवाएं, मजे मजे की डिशेस जो कि हमारे चीफ गेस्ट को पसंद आ जाएं। अब तुम जाकर सारे शेफ को बता दो कि देसी खाने बनाने की तैयारी कर लें। मैनेजर साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे जितने भी शेफ हैं वो रशियन, इटालियन और चाइनीज फूड बनाते हैं। अब ऐसे में देसी खाने बनाने वाला शेफ कहाँ से लाएं? और अगर ये लोग बनाएंगे तो वाकई में कोई भी अच्छा देसी खाना नहीं बना सकेंगे। उन दोनों की ये सब बातें असलम उनके कमरे के बाहर खड़ा सुन रहा था। फिर बिना सोचे वो अंदर चला गया। मैं माजरत ख्वाह हूं, लेकिन मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। माफी चाहता हूं, लेकिन आप लोगों के मसले का हल मेरे पास है। मैं देसी खाने बनाता हूं। गांव में मेरा ढाबा बहुत अच्छा चलता था। अगर आप लोग कहें तो मैं आप लोगों के चीफ गेस्ट के लिए अच्छा सा खाना बना सकता हूं। आप एक दफा भरोसा करके देखें। देखो असलम, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर हमारे चीफ गेस्ट को खाना पसंद नहीं आया तो हम सब की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। जानते हो ना कि हमारे रेस्टोरेंट के ऑनर कितने सख्त मिजाज हैं।
अगर तुम ये रिस्क लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम्हें भारी जुर्माना भी अदा करना होगा। अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो फिर तुम जाकर चीफ गेस्ट के लिए अच्छी अच्छी सी डिशेस बना दो। मैनेजर साहब, आप फिक्र ना करें, मैं अभी जाकर अच्छी अच्छी डिशेस बनाता हूँ और मैं आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, यकीन करें। और फिर उसके बाद असलम ने फ़ौरन ही किचन में जाकर मज़े मज़े के कुछ देसी खाने बनाए और अपना साग बनाना तो वो बिल्कुल भी नहीं भूला, वो भी उसने उन डिशेस के साथ ही बनाया। चीफ गेस्ट के आते ही मुख्तलिफ किस्म के देसी खाने जो कि असलम ने बनाए थे सबके सब चीफ गेस्ट के सामने पेश कर दिए गए। उसके बाद चीफ गेस्ट ने खाना खाना शुरू कर दिया। उन्हें खाना बहुत पसंद आया, ख़ास तौर पर साग। वो तो बार बार साग ही खा रहा था, जैसे कि उसे साग ही पसंद आया हो। खाना खाने के फौरन बाद जिसने भी ये साग बनाया है, मुझे उस शख्स से अभी मिलना है। अरे वाह असलम, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इतना मजे का देसी खाना, खास तौर पर वो साग, वो तो मैं भूल ही नहीं सकता। कोई ऐसा भी बना सकता है? मैंने जिंदगी में पहली बार इतने मजे का साग खाया है। मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पर बर्तन धोने का काम करते हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए इससे अच्छी नौकरी है। मैं अपना एक साग का अलग से छोटा सा होटल बनाना चाहता हूँ और तुम्हें वहां पर सीनियर शेफ हायर करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम वहां साग बनाओ और सब जूनियर शेफ्स को भी सिखाओ। क्या तुम्हें मंजूर है? अरे वाह वाह, वाकई आपको मेरा बनाया हुआ खाना इतना पसंद आया और साग। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे इतनी अच्छी नौकरी दे रहे हैं। क्यों नहीं, मैं अभी तैयार हूँ। आप चाहें तो मैं कल ही हाजिर हो जाऊँ। और फिर कुछ ही दिन में असलम को उस नए रेस्टोरेंट का सीनियर शेफ़ मुकर्रर कर दिया गया। वहाँ पर असलम साग बनाता और जूनियर शेफ्स को भी सिखाता। आहिस्ता आहिस्ता वो साग होटल इतना चलने लगा कि फेमस हो गया।